तो यार हमारी वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे रेड्सो एक डेडली हमला करके स्मोकिंग जो की पूरी बॉडी शट डाउन कर डालता है। इसी में रेड्सो को यहाँ तक विनर भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये सब देख के किसी को भी यकीन नहीं आ रहा होता, पूरी ऑडियंस पागल हो जाती है रेड्सो के नारे पे। उनके मोहम्मद अली जैसा चैंपियन भी शॉक होता है। पर से जो पंच रेड्सो ने इस्तेमाल किया होता है वो भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस होता है, डेडली होने के साथ ही साथ। रेड्सो का कोच पीछे से फौरन से उसे गले लगाते हुए कहने लगता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने स्मोकिंग जो को हरा दिया। थोड़ी देर में स्मोकिंग जो को भी जो होश आती है तो वो रेड्सो को कांग्रेचुलेट करके कहने लगता है, तुम्हारा पंच खाने के बाद मुझे इतने साल बाद अपने मरहूम डैड दिखे थे। हमारे खतरनाक पंच की वजह से मैंने अपने डैड से काफी देर तक बातें की। यार अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ये मतलब है कि स्मोकिंग जो की बॉडी इस कदर शट डाउन हो चुकी थी कि वो भी मरने के काफी ज्यादा करीब था, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी बॉडी दोबारा से काम करना शुरू हो गई थी। खैर यार स्मोकिंग जो अपनी हार्ट को अपसेट करके यहाँ से जाने ही लगता है। रेड्सो उसके मुंह पे ये कहना चाह रहा होता है कि तुम लूजर नहीं हो, तुम नहीं हारे बल्कि मैं हारा हूँ। रेड्सो सोचने लगता है क्योंकि मैंने तुम्हारे खिलाफ एक डेडली टेक्निक का इस्तेमाल किया, मुझे ये उससे बताना होगा। वो ये कहने को ही जा रहा होता है कि वहाँ पे उसके सामने बॉक्सिंग का सबसे बड़ा चैंपियन आता है। वो भी यहाँ पे रेड्सो को रिकॉग्नाइज करते हुए उसका हाथ उठाता है, मतलब कि ट्रूली विक्ट्री उसकी है। यार चैंपियन को अपने आंखों के सामने देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यार चैंपियन बोल्ट रेड्सो को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। अब चूंकि वो सामने आ चुका है तो इसका एक मतलब ये भी है कि रेड्सो जल्दी उसके साथ मुकाबला करने को जाएगा। रेड्सो अपने मन में सोचने लगता है तो ये है बॉक्सिंग का नंबर 1 चैंपियन, तो ये है वो वाहिद शख्स जिसके आगे हर एक बॉक्सर अपने घुटने ठेक देता है आजकल के दौर में। दूसरी सीन में हम चिहारू और कारो हानायामा को एक साथ बैठे हुए देखते हैं और याद रखो कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। खैर यार द ग्रेट चिहारू वर्सेस बाकी का बैटल एंड हो गया होता है। कारो हानायामा चिहारू का शुक्रिया अदा करता है और जाहिर सी बात है विक्ट्री किसी और को नहीं बल्कि बाकी हानमा को गई थी। चिहारू कारो हानायामा को बता रहा होता है कि मैं तो उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पा रहा था, वो मुझे बार बार सुलाता चला जा रहा था, लेकिन हाँ एक बार खुशकिस्मती से मैंने बाकी के मुंह पर रख के पंच लगाया। हानायामा इस बार बोलता है खुशकिस्मती हो या ना हो, बस यहाँ पे तो इससे फर्क पड़ता है कि तुमने बाकी के मुंह पे पंच मारा और उसका खून निकला। लेकिन कारो हानायामा को एक चीज समझ में नहीं आती कि चिहारू वे का इस्तेमाल करते हुए तुम तो हार ही नहीं सकते, तो बताओ तुम हारे कैसे? वो उससे जू पूछ रहा होता है। कहानी बाकी पे जाती है, ये कह सकते हो कि बाकी अंधे होने के बराबर है। हाँ, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, एक वक्त में अंधा भी है और नहीं भी है। अगर हाँ बाकी ने रिकवर करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बाकी की नजर अपने टीचर पे पड़ती है जिसके ऑनर में बाकी अपना सर झुका देता है। वो टीचर कोई और नहीं बल्कि काकरोच होता है। अगर सच कहूँ तो बुलेट ट्रेन की स्पीड तक जाना बाकी ने इस काकरोच से सीखा है। कहानी कारो हानायामा पे जाती है जहाँ पे चिहारू कारो हानायामा को ये बताता है कि उसने कुछ ऐसा किया जो कि मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है। उसने अपनी आंखों के दम से मेरे हाथ की उंगलियां तोड़ डाली। ऐसा करते हुए उसने मेरे चिहारू वे का इस्तेमाल करके मुझे ही हरा दिया। पर यहाँ पे बाकी ने भी रिस्क लिया था, बाकी की भी आंखें कुचलने के काफी ज्यादा करीब थी। इवन के बाकी को भी ये बात मालूम थी। कारो हानायामा पूछने लगता है तो बाकी ने कौन सी स्पीड से ट्रेवल किया? द ग्रेट चिहारू इसके जवाब में कहता है तुम ये कह सकते हो कि वो बुलेट ट्रेन की स्पीड में था, इसी स्पीड के कारण ही तो उसने मेरे हाथ की उंगलियां तोड़ दी। अब चिहारू को लगने लगता है कि शायद से कारो हानायामा उस पे यकीन ही नहीं कर रहा। तो यार कहानी इसी बीच में यूजिरो हानमा और कैप्टन स्ट्राइडम पे जाती है। तो स्ट्राइडम हैरान होते हुए कहने लगता है क्या तुम बहुत जल्द बाकी से लड़ने को जा रहे हो? यूजिरो हानमा भी इस पे ये बोलता है बस ये तो एक मामूली बाप बेटे की लड़ाई है। कैप्टन स्ट्राइडम यहाँ पे आगे बोलता है अब तक तो तुम्हें भी समझ में आ ही गया होगा ओगर कि बाकी चाहता है कि तुम उसके लिए चावल बनाओ। यूजिरो हानमा इस पर कहता है क्या बुराई है इसमें, मेरा बेटा है वो, उसके लिए चावल बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। कैप्टन स्ट्राइडम को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा होता ये सब सुन के, क्योंकि यूजिरो हानमा तो ऐसी बातें कभी करता ही नहीं है। प्रूफ करता है, ये साबित करता है कि यूजिरो हानमा को अपने बेटे पे काफी ज्यादा फख्र महसूस होता है। कैप्टन स्ट्राइडम खैर यार ये सब सुनने के बाद कहने लगता है मुझे तो लगता है तुम काफी ज्यादा नरम मजाज। और इससे पहले वो आगे कह भी पाता यूजिरो हानमा अपने एक ही हमले से उसके सिगरेट को बीच में से काट डालता है और उसे कहता है तो तुम ये कहने की हिम्मत तो नहीं करने वाले थे कि मैं काफी ज्यादा कमजोर पड़ता जा रहा हूँ? कैप्टन स्ट्राइडम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहने लगता है नहीं नहीं तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तो उल्टा ये कहने के जा रहा था कि तुम काफी ज्यादा सख्त मजाज के हो चुके हो पहले से भी ज्यादा। कहानी बाकी पे जाती है जो कि ग्रोसरी स्टोर में सामान वगैरह खरीद रहा होता है और फाइनली उसकी आई साइट भी ठीक हो गई होती है। जिन सब के बाद हम बाकी को टोकुगावा के घर में देखते हैं और वो अपने फादर के साथ फाइट को डिस्कस कर रहे होते हैं। टोकुगावा बाकी से पूछने लगता है तो मैं तुम्हारी फाइट को कब सेटअप करूँ, आज करूँ, कल करूँ, परसों करूँ? तुम आखिर कब उसे चैलेंज करने को जा रहे हो?
बाकी इस पर बोलने लगता है, नहीं नहीं मैं उससे चैलेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ हमारे बीच में ऐसी कुछ चीजें हैं जिस पर हम दोनों एक दूसरे के पॉइंट से एग्री नहीं करते और वजह की जरूरत नहीं है, बस फाइट की शुरुआत होने की देर है। टोकुगावा यहाँ पे बाकी से फिर बोलता है, चाहे जो भी वजह हो लड़ाई होके रहेगी और वो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। और टोकुगावा तो यहाँ तक शायद से बाकी से भी ज्यादा एक्साइटेड होता है इस फाइट के लिए, क्योंकि वो कहता है कि इस फाइट को करवाने के लिए चाहे मुझे गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े मैं जाऊंगा, लेकिन इस फाइट को हर हालत में करवा के ही रहूंगा। बाकी टोकुगावा को कहता है, इन चीजों की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई आर्मी पागल नहीं है कि वो यूजिरो हानमा के रास्ते में खड़े होने की हिम्मत भी करे और उससे रोकने के लिए अगर कोई इसे हराने के लिए दुनिया में कोई पैदा भी हुआ है तो वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, उसका अपना जाती बेटा, उसका खून। तो सुन के ये बात टोकुगावा के दिल पे छू जाती है और वो कम्प्लीटली बाकी की साइड को सपोर्ट कर रहा है। बाकी टोकुगावा से रिक्वेस्ट करता है, जब ये हो तो मैं आपकी मदद चाहता हूँ, मैं चाहूंगा आप हर हालत में सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करें, हमारी वजह से उन्हें कोई मुश्किल ना आए। टोकुगावा अपने गंजे सर की कसम खाते हुए बोलता है कि मैं हर एक सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी खुद की जान क्यों ना चली जाए। मैं एक बार फिर से यूजिरो हानमा को देखते हैं जो कि डोपो ओरोची के साथ बैठा होता है। डोपो ओरोची उससे हैरानगी से पूछ रहा होता है, क्या कब हुआ, तुम किससे प्यार कर बैठे हो, कौन सी लड़की है वो? यूजिरो हानमा बोलता है, अब एक मुंह से आपको सुनता है, मेरा अपने बेटी की मैं बात कर रहा हूँ। रामा काफी एक्साइटेड से कहने लगता है, मैं इस पल के लिए मरता चला जा रहा था, मैं पता है मैं चाहे जागा हूँ या सो रहा हूँ, मेरी आंखें बंद हो या खुली हो, मैं जहाँ देखो बस मुझे अपना बेटा बाकी ही दिखता है। मुझे यकीन नहीं आता कि मेरा बेटा इतना ज्यादा काबिल हो चुका है। मैं वो देख के ही बता सकता हूँ उसकी जो ताकत है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बाकी पूरे तरीके से तैयार है कि वो अपने नुकीले पंजे और दांत मेरे जिस्म में गोप डाले। मैं अपने आप को जितना मर्जी बिजी क्यों ना रखूं, मगर फिर भी मेरा बेटा मेरे दिमाग में आता चला जाता है। फिर यूजिरो हानमा अपने ड्रीम के बारे में डोपो ओरोची को बताने लगता है, मुझे मुसलसल ये ख्वाब आता है कि मेरे बेटे ने मुझे हरा दिया। सुनने के बाद डोपो ओरोची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।